नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे दिल्ली से टाइगर अशोक वानखड़े जी जुड़े हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को बेनकाब कर दिया था। आज 10 दिन हुए, बिहार से राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा आज शुरू हुई, जिसको गजबनाक रिस्पॉन्स मिल रहा है और शायद हेडलाइन पाने के लिए नेताओं के आदेश से ही शायद चुनाव आयोग ने आज अपनी प्रेस वार्ता रखी और राहुल गांधी के उठाए हुए मुद्दों को जवाब देने की कोशिश उन्होंने करी, मगर ज्यादा से ज्यादा उसमें फंसते गए ऐसा हमें लग रहा है। मगर आज अशोक जी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे दर्शक चाहते हैं, क्योंकि अशोक जी बिंदास बात करते हैं, तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, इसलिए वो हमारे दर्शकों में ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय है। अशोक जी, मैं आपकी टांग खींच नहीं रहा हूं। आप यदि कमेंट्स देखते जाएं एपिसोड के नीचे तो आपको भली भांति मालूम होगा कि आपको चाहने वाले हमारे दर्शक जो हैं गुजरात में, देश में, विदेश में, वो आपके बारे में आपका इंतजार करते रहते हैं और हम भी आपका कमेंट्री का इंतजार करते हैं। मुझे केवल 4 मसले उठाना है और फिर मैं आपको सीधा सीधा ये बात करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। एक, उनको पूछा गया कि विदेशी कितने थे, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार के विदेशी वोटर्स कितने उसमें घुसे हुए थे, आपने एसआईआर किया तो उसका जवाब नहीं दिया। एसआईआर 2003 में हुआ था। उन्होंने कहा कि बिहार में तभी भी जुलाई और अगस्त के बीच में हुआ था, यानी बारिश का मसला जो था, तो उन्होंने उसी का उदाहरण दिया। 20 साल से हुआ नहीं ऐसा पहले कह रहे थे, मगर बिहार से अभी करने को उनको चाहत हुई जब अटल जी के जमाने में हुआ था। यानी भाजपा की तब भी सरकार थी, अब भी सरकार है। दूसरी बात, उन्होंने एसडीएम वगैरह का वो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं ऐसा बताया, मगर आईएएस अधिकारी वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और उनके इशारों पर सब चलता है, ये भली भांति हम लोग जानते हैं। और एक अंतिम मसला मुझे जो कहना है, अनुराग ठाकुर को क्यों नोटिस नहीं दिया गया, ये सवाल जब आया भास्कर की ओर से, उसका भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया। राहुल गांधी को नोटिस देना, अनुराग ठाकुर को नोटिस नहीं देना, ये सब बातें काफी कुछ, मेरे ख्याल से वो अपने आप को बेनकाब करके, मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उपदेशक ज्यादा लगते थे हमें, मेरे ख्याल से वो रिटायरमेंट के बाद में किसी आश्रम को खोलेंगे और मोदी जी को भी शायद साथ में ले जाएंगे, ऐसा मुझे तो लग रहा है। अशोक जी, अब आप बताएं कि ये हो क्या रहा है। नमस्कार हरि भाई, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। हाल ही में अभी कृष्ण जन्माष्टमी हुई है, उसके लिए सभी को शुभकामनाएं। एक दिन लेट हो गया लेकिन जरूर। ये वही द्वारकाधीश की जगह है, ये वही द्वारकाधीश का प्रदेश है जहां से मोदी जी भी आते हैं और उन्होंने बड़ी सुदर्शन से लेके तमाम आध्यात्मिक बातें की। लेकिन वर्तमान में खासकर 2014 के बाद इस भारतीय राजनीति में, क्योंकि उसके पहले से भी मैं लगातार पिछले 30 साल से दिल्ली में मेरा वास्तव्य है और 30 साल से मैं बहुत नजदीकी, क्योंकि मेरा यही काम है और कोई दूसरा काम मुझे आता नहीं, तो मैंने देखा छिछोरेपन का उच्चांक 2014 से लेकर इस मोदी पीरियड में छिछोरापन जो है, राजनीतिक छिछोरापन जिसको कहते हैं, कि जो बहुत ही थर्ड रेट लेवल के लोग करते हैं, वो छिछोरापन आ जाया। जब भी कोई विपक्ष की रैली हो, जब भी कोई विपक्ष का कोई बड़ा फंक्शन हो, मोदी जी का कोई फंक्शन जरूर होता है उस दिन, और वो हो जाता है। आज मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया। एक जो बाईपास कहे आप दिल्ली के लिए जो बनता है, उस 10 किलोमीटर वाले बाईपास का उन्होंने लोकार्पण किया, बहुत बड़ा काम था।
फिर एक आध फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। लेकिन हमारे पास स्टेटिस्टिक है, हमने जब वर्कआउट किया, आज दिन भर हम उसी में लगे हुए थे। तो जब मोदी जी का भाषण चल रहा था वहां पे, तो कुछ मोदी जी के खुद के चैनल पे, जहां 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर है, वहां बहुत ही कम लोग देख रहे थे। मतलब पूरा इवेंट जो था उनका 75,000 लोगों ने देखा। और राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पे, जहां मात्र 1-1.5 मिलियन उनके सब्सक्राइबर है, वहां 1.5 लाख लोग देख रहे थे। यह ओह, फर्क समझिए। जी लाइव व्यूवरशिप यदि देखे तो राहुल गांधी को करीब करीब 2,500-3 हजार लोग लाइव देख रहे थे, और मोदी जी को 600 से 700 के बीच में लोग लाइव देख रहे थे। वो उन्होंने अपनी किरकिरी खुद ही खुद की बेइज्जती करवाई। फिर चुनाव आयोग ने एकाएक कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। तो मैं आज इस मुझे लग रहा था कि ज्ञानेश कुमार है, और जब चुनाव आयोग आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो पूरे ताकत के साथ आएगा। तो आम जनता की अपेक्षा है कि राहुल गांधी के तमाम आरोपों को ये नग्न कर देंगे, और राहुल गांधी अपने बिहार की यात्रा बीच में छोड़ के आ जाएंगे शर्म के मारे कि मेरा सब झूठ पकड़ा गया। हालांकि मैं कल से विभिन्न पोर्टल पे जो मैं बात कर रहा था, मैं कैसे कल से कर रहा था, तो मतलब कुछ नहीं होगा, कुछ जुमलेबाजी होगी, कुछ ट्रकों के पीछे लिखे हुए शेर शायरी होगी, कुछ चीप फिल्मों के 2-3 गानों के मुखड़े होंगे, और इसके सिवा ये उन सवालों को छोड़ के बाकी सब कुछ कहेंगे। और वही हुआ। ज्ञानेश कुमार ने ओपनिंग में कहा कि चुनाव आयोग की साख कितने दिनों से बनी हुई है। ये किसने कहा कि चुनाव आयोग की साख बनी हुई नहीं थी? आपने उस साख को बट्टा लगा दिया, आपने उस साख को बर्बाद कर दिया। आरोप तो ये है। आप वो इतिहास बता गए, फिर कह रहे थे कि सभी राजनीतिक दल हमसे ही शुरू होते हैं, मतलब हमारे यहाँ ही रजिस्ट्री करते हैं। ये भी कोई पूछने वाली बात नहीं थी। और कभी किसी ने नहीं कहा था कि चुनाव आयोग से, भाई मेरा पॉलिटिकल पार्टी मैंने चुनाव आयोग से नहीं, मैंने तो मेरे यहाँ कलेक्टर से करवाया, ऐसा तो कोई नहीं कहता। फिर उन्होंने कहा कि कुछ लोग आरोप लगाते हैं, तो मुझे लगा अब आरोपों पे आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव होने के बाद, निर्णय आने के बाद 45 दिन आपके पास रहते हैं कि 45 दिनों में आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आप 45 दिन के बाद कुछ नहीं करते हो। 6-6 महीने, 1-1 साल बाद आप आते हो। ये आप में गलती है। आरोप के बारे में कुछ नहीं। अब इस महामूर्ख को कौन बताए कि तू डिजिटल कॉपी मुहैया करवा, 45 घंटे में तेरे सामने, तेरे कोर्ट में खींच ले जाएंगे। आप एक तो मतदाता सूची नहीं दे रहे थे, मतदाता सूची आपने रोने ढोने के बाद, कोर्ट कचहरी के बाद दी, तो वो नॉन रीडेबल दी, कि मतलब मशीन जिसको पढ़ नहीं सकती, स्कैन नहीं कर सकते। तो ये सब मैन्युअल करना पड़ा। तो राहुल गांधी ने देखा कि बॉम्बे से, बेंगलोर सेंट्रल जो हम जीत सकते थे, हम कैसे हारे। देखा तो सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस जीत रही है। एक महादेवपुरा में 1-1.25 लाख से हम नीचे आ गए, और उसी 1.25 लाख ने इतना इंपैक्ट किया कि 32,000 से हम चुनाव हार गए। तो महादेवपुरा को जब स्कैन किया तो पता पड़ा यहाँ तो 1,02,52 मत फ्रॉड है। तो उनने कहा कुछ लोग आरोप लगाते हैं, एक जना ने 2 जगह मतदान किया, हमने चेक किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये भी गलत है। सवाल मतदान 2 जगह होने का नहीं था, सवाल 2 कार्ड कैसे इशू हुए इस पर था, 2 जगह मतदाता कैसा रजिस्टर हुआ इस पे था, हरियाणा का मतदार बंगाल में कैसा पहुंच गया इस पे था, महाराष्ट्र का मतदाता कर्नाटक में कैसा पहुंच जाता है इस पे था। एक घर में 80 लोग रहते हैं, उन 80 लोग ने मतदान दिया कि नहीं दिया ये बात ही नहीं थी। 2 कमरे के घर में 80 मतदाता कैसे रहते ये बात थी। इसका कोई जवाब नहीं दिया। कई सवाल थे ऐसे। आप कोर्ट जा सकते थे, अब बता। फिर उन्होंने कहा कि एसआईआर को गलत बोल के
आप सवाल उठा रहे हो। एसआईआर पे तो किसी ने हरि भाई सवाल ही नहीं उठाया। किसी देश के किसी भी राजनीतिक दल ने एसआईआर पे सवाल नहीं उठाया। जिस तरह से आप एसआईआर कर रहे हैं उस पर सवाल उठाया। प्रक्रिया क्या एक महीने में 7 करोड़ 8 करोड़ करीब करीब मतदाताओं का स्कैनिंग हो सकता है? बाढ़ग्रस्त बिहार में, जहां गांव के गांव टूटे हैं संपर्क, इतनी नदियों का प्रकोप है बिहार में, आपके लोग कैसे गए, कैसे सत्यापित किया? तो कर्नाटक तो साउथ है, थोड़ा कंजर्वेटिव हुआ, वहां तो एक घर में 80 है। बिहार में एक घर में 250 से ज्यादा लोग हैं। वहां तो कम से कम एक ही समाज के थे। यहाँ तो मिनी इंडिया है। 250 लोगों में आपको सरदार जी भी मिलेंगे, जैन भी मिलेंगे, मुसलमान भी मिलेंगे, दलित भी मिलेंगे, अति दलित भी मिलेंगे, सवर्ण भी मिलेंगे, ब्राह्मण भी मिलेंगे, ठाकुर भी मिलेंगे, कायस्थ भी मिलेंगे। ये कैसे? इस पे वो मौन है, शब्द नहीं। फिर कहते कि आपने मतदान चोरी की बात करके, मत चोरी की बात करके आप मतदाताओं का अपमान कर रहे हो। बेसिकली हरि भाई, ये स्क्रिप्ट जो है ना, ये वही से लिख के आई है। हाँ, वही तो ये आकाओं जो ने दो, दिया हो। हाँ, आकाओं ने दी है, क्योंकि आका भी ऐसे करता है। आप उसको पूछो राष्ट्र के बारे में सवाल, वो बोलता है कि ये देखिए राष्ट्र को गाली दे रहा है। आप ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर क्यों किया बोलो तो बोले आर्मी को गाली देता है। अरे आर्मी को कहां से गाली दी? यहां से भारतीय फौज को कहा किसी ने गलत कहा? अरे सीज फायर तुमने किया, भारतीय फौज ने नहीं किया। तुमने क्यों सीज फायर किया ये बताओ? तो बोले भारत की फौज को सवाल पूछता है, भारत के फौज पर विश्वास नहीं रखता। ये जो आपने नीच हरकत कर दी, तो बोले देखिए गुजरात के बेटे को नीच कहा, गुजरात के बेटे को नीच कहा। ये जो चीजें है, ये न तमाम चीजों से क्या होता है, आप फोकस चेंज करते हो। तो आज जैसा अपेक्षा था वैसा ही है। उन्होंने कोर इश्यूज को बात नहीं की। जो सवाल पूछे गए कि भाई ये जो महाराष्ट्र में 5 बजे बाद मतदान कैसा बढ़ गया, कोई सवाल का जवाब नहीं। ठाकुर को, अच्छा, उन्होंने कहा कि मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं, सभी राजनीतिक दल मेरे लिए समान है। जब राजनीतिक दल समान है कि भाई मेरे 2 जगह नाम है चुनाव आयोग का, तुरंत उसको नोटिस दे दिया गया। अब ऐसे वहां उप मुख्यमंत्री के 2 है, मेयर के 2 है, सांसद के 2 है, जिला अध्यक्ष के 2 है, इतने लोगों के 2-2 है, उस पे चुप है। जो कॉन्स्टिट्यूंसी यूपी को लग के है, उत्तर प्रदेश को लग के है, महाराजगंज है शायद, वहां पर 5000 मतदाता ऐसे है जो उत्तर प्रदेश से और बिहार में कॉमन है। ये आरोप जैसे लगे, क्योंकि वहां पे क्या है, आप 2 घंटे के अंदर जिला चेंज कर सकते हो। राइट। अभी देखिए, मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं रोज काम करने उत्तर प्रदेश जाता हूं, मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस है, मैं यूपी में घुस जाता हूं। तो ऐसे ही मतदाता इधर यूपी में, और वही गुड़गांव, वो डाडा में जो मतदाता है वो चुनाव के समय दिल्ली का हो जाता है, दिल्ली वाला उधर चला जाता है। कौन मतदाता कहेगा हरी भाई कि मैंने 2 बार मतदान दिया? जेल जाना है क्या उसको? इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। यस। आपको ये बताना होगा कि शकुनी देवी के जो 2 मतदान 2 जगह वो रजिस्टर थी, तो एक जगह शकुनी देवी ने दिया, तो दूसरी जगह किसने दी? ये कहां से पता पड़ेगा? ये वीडियो फोटोग्राफी से पता पड़ेगा। उनने कहा ना, बोले आप चाहते हो कि आपके बहन बेटी के फोटो लोगों के हाथ में पड़ जाए? अरे अजीब बात है। मैं जब मतदान जब होता है तो मेरे घर में जो पर्चियां आती है उसमें मेरा फोटो होता है। वो पर्चियां 25 लोगों के हाथ से आती है मेरे पास। और मतदान करना गुनाह थोड़ी है। मतदान ये यज्ञ है लोकतंत्र का, जिसमें अपनी तरफ से आहुति देना ये गर्व की बात है।
मतदान करना शर्मंदगी की बात नहीं है कि मैं 5 किलो अनाज लेके जा रहा हूं चुपचाप। मतदान में काय की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया 2019 का। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला उन्होंने डिजिटल कॉपी पे दिया। राइट। लेकिन बाद में इन्होंने जब एक वकील है सर्वोच्च न्यायालय के, जब उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि मुझे वीडियो फुटेज दिया जाए, तो वो केस हियरिंग में आने के पहले इन्होंने कानून में बदलाव लाया कि वीडियोग्राफी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई वीडियोग्राफी? वह बूथ कैप्चरिंग हुआ, चोरी पकड़ी जाएगी। मतलब मैं आपको वीडियोग्राफी भी नहीं दूंगा, मैं डिजिटल लिस्ट भी नहीं दूंगा, मैं ये भी नहीं दूंगा, मैं वो भी नहीं दूंगा। इस चुनाव आयोग का क्या विश्वास रखे जिसने सर्वोच्च न्यायालय में अभी 15 दिन पहले एफिडेविट दिया कि जो नाम निकाले गए हैं 65 लाख, वो नाम बताना कोई हमारी मजबूरी नहीं है, ना क्यों निकाले ये भी बताने की जरूरत नहीं है, हमको अधिकार दिया है संविधान ने। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो अधिकार गलत समझ रहे हैं आप, ऐसा कोई अधिकार नहीं आपके पास। 65 लाख लोगों के नाम भी दो और क्यों निकाला ये भी बताओ। तो उन्होंने ये कहा था 65 लाख लोगों में कि कुछ लोग म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश से है, वो पकड़े गए हैं। तो अब ये 65 लाख की जब लिस्ट देंगे तब उन्हें उनके आगे लिखना होगा ये बांग्लादेशी था, ये नेपाली था, ये म्यांमार का था। अब चुनाव आयोग के पास क्या मशीनरी है ये जांच करने की कि ये तो गृह मंत्रालय का काम है, आपकी नागरिकता तय करना गृह मंत्रालय का काम है। ये कौन सा अधिकार दिया ज्ञानेश कुमार? 7 करोड़ मतदाता मेरे पीछे खड़े हैं बोले बिहार के। कौन से मतदाता इनके पीछे खड़े हैं? जो एक घर में 250 रह रहे हैं वो खड़े हैं, जो मरे हुए लोग जिंदा हो गए वो खड़े हैं, मरे हुए लोगों के कार्ड आपने बनाए वो खड़े हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं जिसका आपने कार्ड बनाया बिहार में वो खड़े हैं। कौन से लोग खड़े हैं? कोई भी व्यक्ति ट्रांसपेरेंसी के साथ चाहिए। मुझे आज अपेक्षा थी, राहुल गांधी ने जो उदाहरण दिए कि 237 नंबर के बूथ पर मकान नंबर 35 में 80 लोग हैं, वहां जाके देखा तो 2 कमरे का घर है। कई चैनल वाले पहुंच गए वहां पे, उन्होंने पूछा तो 2 लोग निकले घर से, पति पत्नी, एक सिंपल सा कमरा है ये। उन्होंने कहा तो हम रह रहे हैं यहाँ, किराए पे रह रहे हैं, रेड्डी इसका मालिक है। तो बोले आप मतदाता है? बोले हम तो मतदाता है नहीं, जो वहां रह रहे वो मतदाता है नहीं, तो 80 लोग कौन है? चुनाव आयोग ने कह देना चाहिए था कि उस 35 नंबर के मकान में मतदाता ही नहीं। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, ये हमारी सूची है, लेकिन वो बोल नहीं सकते क्योंकि राहुल गांधी ने क्या दिया? राहुल गांधी ने उन मतदाता सूची का डाटा एनालिसिस किया जिस पे आपने मतदान करवाया। जी जी। तो कौन 80 लोग हैं जो वहां वोटिंग कर गए? क्या चुनाव आयोग एफिडेविट भी दे सकता है कि उन लोग 80 लोगों ने मतदान ही नहीं किया? चुनाव आयोग कहे कि जो 1,02,52 नाम राहुल गांधी ने निकाले उनने तो मतदान भी नहीं किया। चुनाव आयोग कहे? चुनाव आयोग कुछ कहने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार, सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। लोग मेरे पीछे खड़े हैं, मतदाता का अपमान है। मतदाताओं का सबसे बड़ा अपमान ज्ञानेश कुमार का वहां बैठना है। रोज मतदाताओं का अपमान कर रहा है, मरे हुए को जिंदा करता है, जिंदा हुआ को मरण मार देता है, भारतीय नागरिक को नेपाली बोलता है, नेपाल के नागरिक को भारतीय बोलता है, यूपी वालों को बिहार में ठूसता है, बिहार वालों को मतदान का अधिकार नहीं देता। तो कौन कर रहा है अपमान? ज्ञानेश कुमार कर रहा है। एक घर में 80 लोग ठूस रहे हो आप, कौन कर रहा है अपमान? ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं। मैं निडरता के साथ रहता हूं। कौन सा निडर? जेल सिक्योरिटी में बैठा है, कमरे के अंदर बैठा रहता है। इतना अति मत करो कि इस देश में लोग जनता रास्ते पे आ जाए। सही बात। और जब जनता की सुनामी रास्ते पे आ जाएगी, अरे भाई, तब अनर्थ हो जाएगा। बहुत संघर्ष से देश ने
75 साल में अपने आप को इस लायक बनाया कि आज विश्व में हम निर्यात कर सके, विश्व में हमारी चीजों को, हमारी सर्विसेज को लोग इज्जत देते हैं। इस देश को गर्क में मत ले जाइए, या सिविल वॉर मत शुरू करवाइए। और जब एक गरीब, इस देश में क्या था और क्या दिया हमारे देश ने हमको, सबसे देश आजाद होने के मायने क्या है? जब ब्रिटिश थे तब भी ऐसा ही था, जब ब्रिटिश नहीं है तब भी ऐसा ही है। लेकिन जब ब्रिटिश थे तो मतदान का अधिकार नहीं था। नहीं। आज हमारे पास, लोग कहेंगे तब भी रेलवे चलती थी, आज भी रेलवे चल रही है। ब्रिटिश ब्रिटिश गए, तुमने भगा दिया, ब्रिटिश को क्या कर दिया? वही एजुकेशन सिस्टम है, सब तो वही चल रहा है। सुबह होती है, शाम होती है, तनख्वाह आती है, तो ब्रिटिश के टाइम में भी तनख्वाह आती थी। लेकिन सबसे बड़ा अधिकार मतदान का अधिकार। और मतदान का अधिकार क्यों? मैं सैल्यूट करता हूं हमारे संविधान सभा के तमाम सदस्यों को, मैं साक्षात दंडवत करता हूं उनको। इतनी दूर की सोची उन्होंने, जब दुनिया में ये कहीं नहीं था। मुझे याद है कि जब सीताराम येचुरी ने बताया हुआ किस्सा है ये, अब उनका स्वर्गवास हो गया। जब ओबामा आए भारत में, तब मनमोहन सिंह को उन्होंने एक किताब गिफ्ट की, और वो किताब में लिखा उन्होंने, फ्रॉम द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी टू द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। और जब किताब उन्होंने मनमोहन सिंह को दी, अब देखिए, ओबामा यदि कुछ देगा तो किताब ही देगा, और मनमोहन सिंह को देगा तो किताब ही देगा, क्योंकि उनको मालूम है मनमोहन सिंह पढ़ा लिखा है, कुपढ़ नहीं है और अनपढ़ नहीं है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला प्रधानमंत्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस वालों को किताब देते नहीं, क्योंकि वो किताब के परे हो गए हैं। हाँ। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं किताब में, उनको किताब देके भी फायदा क्या? वो किताब उन्होंने एक बार कहा था एक इंटरव्यू में, मैं तो किताब पढ़ता हूँ, बोले मैं ऐसा नहीं पढ़ता, ऐसा ऐसा, मैं तो एक बार देख लेता हूँ, आ जाता है मेरे में एकदम। सिर्फ भाषण टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोलना पड़ता है, और टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया तो तप होने लगती है। तो उन्होंने वो किताब दी मनमोहन सिंह जी के हाथ में। येचुरी जी पास में खड़े थे, येचुरी जी भी पढ़े लिखे। येचुरी जी ने कहा वो मनमोहन सिंह को, सर दिखाइए जरा। तो मनमोहन सिंह ने येचुरी जी के हाथ में किताब दी। तो येचुरी जी ने पहला पन्ना देखा, तो उसमें फ्रॉम द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी टू द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। उन्हें कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट सर, आई वुड बेग टू डिफर ऑन दिस। बिहार का मसला आता है। मैं राष्ट्रपति जी, मैं इस पे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता आपके इस लिखने से। तो बाबा ने कहा कि भाई सो क्यों भाई? उन्होंने कहा, इट इज फ्रॉम द डेमोक्रेसी टू द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट डेमोक्रेसी। यस, द ओल्डेस्ट। तो बोला जनपद नहीं, वो जनपद में तो गया ही नहीं सर, वो तो इतिहास में गया ही नहीं, पुराणों में गया ही नहीं हूं। उनने कहा कि मिस्टर ओबामा प्लीज लेट मी करेक्ट, पुट द फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड। जब आपके यहाँ कालों को मतदान का अधिकार नहीं था, तब मेरे यहाँ पिछड़ों और दलितों को मतदान का अधिकार था। यूरोप में महिलाओं को अधिकार नहीं था, तब इस देश ने महिलाओं को भी मतदान का अधिकार दिया। Democracy is all about the rights of the common man. Yes. In your country, the rights were selected. In Europe, rights were selected. It was India alone in the world, on the globe, where rights were given to the every single person who says that he is Indian and he is an Indian citizen. Apart from the caste, creed, economical status. तब आम्बेडकर जी ने कहा था, याद आता है उनके भाषणों में, कि मैंने भिखारी को भी राजा होने का लाइसेंस दिया है। ये मतदान का अधिकार है। और हमने क्या दिया लोगों को? हमने कुछ नहीं दिया सर। यही तो महत्वपूर्ण है, मतदान का अधिकार का करता है। भारत में चीजें हो रही है, यदि हमारी तरक्की हो रही है तो तरक्की जनता कर रही है। भारत का जीडीपी बनता है तो ये जनता की मेहनत है। भारत का मंगलयान जाता है तो मेरे शास्त्रज्ञों की, साइंटिस्ट की मेहनत है। मेरे यहाँ अनाज में हम नंबर 1 बन जाते हैं तो मेरे किसानों की मेहनत है। सरकार की क्या मेहनत है? सरकार क्या कर रही है?
क्रेडिट ले रही सरकार है। के भरोसे रहे तो, हाँ, सरकार के भरोसे जो किसान रहते वो तो आत्महत्या कर रहे बेचारे। तो एक चीज हमने जरूर दी सरकार की तरफ से, वो है अधिकार, और वो मतदान का अधिकार, जिस 5 साल के बाद वो अपने भविष्य सुधारने वाला, अपना भविष्य 5 साल के लिए किसी के हाथ में देता है। एक चीज है हमारे पास, और वो भी छिनो गया, और आपके व्यूज पे छिनोगे। आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं, इसलिए आप भारतीय नहीं, तुम ये कहोगे, क्योंकि ये अपने आप को निष्पक्ष कहता है। ये बीजेपी का प्रकोष्ठ हो चुका है। इज वन ऑफ दी सेल ऑफ बीजेपी पार्टी which is exactly working on the principles and the guidelines given by the BJP. यस यस। आप पूरे 2014 से लेकर सारे चुनाव उठा के देखिए, प्रधानमंत्री अंड संड बोलते, कुछ भी बोल देते हैं, गले का मंगलसूत्र उठा के मैं इसके दे दूंगा। आप धार्मिक भावनाएं आहत करते हो, कोई बोलने वाला नहीं। बाला साहेब ठाकरे का उदाहरण है ना, और बाला साहब ठाकरे ने जरा कुछ बोल दिया तो उनका 5 साल के लिए उनका मतदान का अधिकार खत्म कर दिया आपने। तो ये आज इन्होंने फिर अपनी फजीयत कर दी। सवाल लोगों ने पूछे, उसके जवाब नहीं दे पाए। आज ये फिर एक बार उन्होंने बताया कि हम नंगे हैं, नंगे के 9 ग्रह बलवान, चाहे हम कुछ भी कहे, चुनाव आयोग हमारे बाप का है, हम चाहे उससे मतदान करवाए, चाहे उससे करवाए। ये ज्ञानेश कुमार जी को लगता होगा कि चुनाव आयोग उनके पिता का है, उनको विरासत में मिला। देश नहीं मानता, और ये देश मोदी नहीं चला रहे, ये देश अमित शाह नहीं चला रहे, ये देश, इस देश का संविधान चला रहा है। और संविधान इस देश के लोगों ने अपने आप को अर्पित किया है। संविधान किसी ने दिया नहीं है हमको। संविधान वॉज नॉट गिफ्टेड बाय समबडी, बट इट वॉज गिवन टू अस, इट वॉज गिफ्टेड बाय अवर सेल्फ। हम भारत की जनता अपने आप को, इस संविधान को हमने अर्पित किया है। तो ये मेरा संविधान है, मैंने अपने आप को दिया हुआ गिफ्ट है, और इसकी रक्षा करना मेरा काम है। इसीलिए मैं सिविल वार की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब अति हो जाएगी, जब वन पार्टी रूल इस देश में लाने का प्रयास करोगे, जब ये चितराई करोगे, ये चिचोरापन करोगे कि कोई विपक्ष का नेता रैली निकाल रहे तो अपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। लेकिन आज दोनों जो प्रयास थे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास सुबह और दोपहर को 3 बजे का ये प्रयास, इन दोनों प्रयासों ने फिर एक बार रेखांकित कर दिया कि ये छिचोरे का समय है, ये छिचोरेपन का अमृतकाल है, और ये 2 बड़े छिचोरे क्या कर सकते हैं देश में, ये दिखा दिया उन्होंने। अशोक जी, आपने जो बात करी, मैं दर्शकों को बता दूं और बिना झिझक मैं बता रहा हूं, अशोक जी संविधान और लोकतंत्र के प्रवक्ता रहे हैं। और अशोक जी के भाषण न केवल महाराष्ट्र में, अन्यत्र भी इतने प्रभावी रहते हैं कि मेरे ख्याल से मेरे दर्शक तो अशोक जी की संविधान पर और लोकतंत्र पर बात सुनने के लिए लालायित रहते हैं। मैं तो रहता ही हूं, दर्शक भी रहते हैं। अशोक जी, आज आप जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं आपको और भी आज मैं प्रॉमिस करता हूं हरि भाई, अगली बार जब भी मेरा भाषण होगा तो उसकी लिंक मैं जरूर आपको दूंगा, ताकि आपके दर्शकों को तक भी पहुंचे। वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। हम आपको गुजरात बुलाएंगे और गुजरात से वो लाइव होगा, क्योंकि आप हमेशा विदर्भ जाते हैं। नागपुर में विदर्भ तो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, शायद आप उसको सीधा सुनाते हैं। मैं नागपुर जाता हूं, और मेरा एक अंबेडकर जयंती को दीक्षा भूमि पर मेरा एक भाषण हुआ, जो हेडक्वार्टर आरएसएस के हेडक्वार्टर से चंद में, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में है। करीब करीब 1.25 लाख लोग सुन रहे थे, और कई उसका मिलियंस लोगों ने देखे उसको। तब भी हमने कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी सामने बैठे तो मैं वही बात करूंगा, संघ चालक सामने बैठेंगे तो मैं वही बात करूंगा। सही को सही कहना और गलत को गलत करना, गलती मैं भी कर सकता हूँ हरि भाई, ऐसी बात नहीं है। और यदि मैंने गलती की तो मैं उस गलती को मैं तुरंत रेक्टिफाई भी करता हूँ कि मेरे हाथ से गलत हो गया, इंसान हूँ, गलती हो गई। दर्शक भी कई बार बताते हैं कि ये गलती आपने की, तो मैं उसको सर आंखों पे लेता हूँ। लेकिन यदि हम संविधान की रक्षा की बात करते हैं और संविधान की रक्षा नहीं करेंगे
तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, और लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हम एक तानाशाह को जन्म दे रहे हैं। तानाशाह जन्म ले चुका है, वो बड़ा वृक्ष हो इसके पहले उसकी छटाई जरूरी है, इसके लिए ये शुद्ध है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आ जाए तो हमारा काम खत्म होगा, हमारा काम दुगना हो जाएगा, क्योंकि हम तो तब भी संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। मैंने राहुल गांधी जी के सामने जब बैठ के बात हुई थी तब भी मैंने कहा था कि आई एम नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग सत्ता में आओगे तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी, आपके लोगों के टाइम भी बहुत गड़बड़ हुई है और उसको तब भी हमने अपोज किया है। फर्क इतना था, तब सारे कांग्रेसी हमको बोलते थे नागपुर का संगी है, और आज सारे बीजेपी वाले कहते कि ये कांग्रेसी है। फर्क इतना है, आपका उद्बोधन बदल जाता है। मैं वही हूँ। अरे भाई कई बार ऐसा नहीं, कई बार होता है सभी। जब ये न्यूज चैनल पे जब 2013-14 का टाइम था, और मेरा ऐसा हाल था कि मैं सुबह से लेकर रात तक न्यूज चैनलों पे चलता रहता था, हर न्यूज चैनल पे मुझे आधा घंटा देना पड़ता था। तो एक जगह मुझे कोई विपक्ष वाला कहता था कि ये तो संघी है, एक कहता था ये कांग्रेसी है, एक कहता था ये तो बीएसपी है, कोई कहता था ये अर्बन नक्सल है, कोई कहता था लेफ्ट है। रात को मैं जब सोता था तो मैं अपने आप को कहता था कि दिन भर इतने मेरे पे लेबल लग गए, आखिर मैं हूं कौन? मैं एक सामान्य भारतीय हूँ जो इस संविधान में विश्वास रखता है, सामान्य भारतीय हूँ, आप लोकतंत्र के प्रहरी भी नहीं। मैं यदि मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ तो सामान्य जनता के वेदनाओं को शब्द देने का काम मेरा है। मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हूँ, लेकिन शब्द देने का काम यदि मैं बोलता हूँ लोग सुनते हैं, ये ऊपर वाली की कृपा है। मैं हमेशा उस जो भी अपार शक्ति है, जहां मेरा श्रद्धा है, उस भगवान में मैं विश्वास रखता हूँ, और हमेशा कहता हूँ कि कोई गलत करे, कोई भी करे, आपका भी करे, तो बोलने का मुझे उतना हिम्मत दे दे। और इसी हिम्मत के बारे आप लोगों का प्रेम, इतने लोगों के स्नेह है साथ में, इतना बड़ा सुरक्षा कवच है मेरे इसमें। तो लोग कहते आप डरते नहीं, मतलब कैसा डरूं मैं? लाखों लोग देखते हैं, उनका सुरक्षा कवच है, उनकी मन में की हुई मेरे लिए दुआएं हैं, वो मेरी रक्षा करती है। तो ये ऐसा ही यज्ञ चलता रहेगा। जहां जहां लोकतंत्र पे हमला होगा हम सबसे आगे पाएंगे। और हरि भाई आप हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, आपको मैं आज से नहीं बहुत सालों से जानता हूं, और लगातार इस बारे में हम सहयात्री हाँ, हैं, और मैं सहयात्री है, और मैं हमेशा कहता हूँ दर्शकों को एक और इसीलिए जब आपका कि अशोक जी ने हर सोमवार को तो कम से कम हमारे साथ जुड़ने का वायदा हमसे किया है, बीच बीच में भी जुड़ेंगे, आज जैसे कि जुड़े ऐसे विषयों पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शक भी आपको बहुत प्रेम करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।